किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में पेश है किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग। इसे लिखा है एमिल बर्न्स ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने। आज आप सुनेंगे इस पुस्तक की दूसरी कड़ी और दूसरा अध्याय, सामाजिक विकास के नियम। मनुष्य जाति के इतिहास को बहुधा इस तरह पेश किया जाता है मानो वो राष्ट्रों के बीच होने वाले युद्धों और राजाओं, सेनापतियों अथवा राजनीतिज्ञों के व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यकलापों की एक कथा मात्र हो। प्रायः इन ऐतिहासिक पात्रों के कार्यों को शुद्ध व्यक्तिगत रूप दे दिया जाता है। अमुक महत्वाकांक्षी था इसलिए उसने दूसरे देशों को जीता। अमुक का दृष्टिकोण नैतिक अथवा अनैतिक था, अतः उसने एक विशेष प्रकार की नीति अपनाई। कभी कभी कहा जाता है कि अमुक ने अपने देश के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए या किसी धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित होकर अमुक कार्य किया। इतिहास के बारे में इस प्रकार की समझ से मार्क्सवाद संतुष्ट नहीं होता। पहले तो मार्क्सवाद का कहना है कि इतिहास के सच्चे विज्ञान को चाहिए कि वो समूची जनता को अपने ध्यान में रखे और व्यक्तियों पर उसी हद तक ध्यान दे जिस हद तक कि वे अपने व्यक्तित्व से बड़ी किसी चीज का यानी जनता के किसी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हों। उदाहरण के लिए क्रॉमवेल का महत्व उसके अपने दृष्टिकोण और व्यक्तिगत कार्यों के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है कि उसने पुरानी व्यवस्था के खिलाफ ब्रिटिश जनता के एक भाग के आंदोलन में एक विशेष भूमिका अदा की। उसने और उसके आंदोलन ने सामंतवाद के बंधनों को तोड़ा था और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर पूंजीवाद के लिए रास्ता खोला था। महत्व इस बात का नहीं है कि क्रॉमवेल ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन सी चालें चली या कि उसका धार्मिक दृष्टिकोण क्या था। महत्व की बातें जिनका अध्ययन आवश्यक है वो ये हैं कि ब्रिटेन की उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था के विकास में क्रॉमवेल का क्या स्थान था, क्या कारण था कि उस युग में और विशेषकर ब्रिटेन में सामंती बादशाहत के खिलाफ संघर्ष हुआ। उस जमाने में वास्तव में कौन कौन से परिवर्तन समाज में आए, ये सब जानना जरूरी है। यदि इतिहास को विज्ञान का रूप देना है तो ऐसी बातों को ही उसका आधार बनाना पड़ेगा। इस प्रकार के अध्ययन और दूसरे युगों तथा दूसरी कौमों के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसका उपयोग करके हम उन सामान्य सिद्धांतों को, उन नियमों को खोजकर निकाल सकते हैं जिनके अनुसार समाज का विकास होता है और जो उतने ही सच्चे हैं जितने कि रसायन विज्ञान अथवा किसी और विज्ञान के नियम होते हैं। और एक बार इन नियमों को जान लेने के बाद हम उनको भी उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह और किसी वैज्ञानिक नियम को इस्तेमाल किया जाता है। उनकी सहायता से हम न केवल पहले से ये बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होना संभव है, बल्कि स्वयं इस तरह कार्य कर सकते हैं कि वो आवश्यक होकर रहे। अतः मार्क्सवाद इतिहास का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करता है कि उन प्राकृतिक नियमों का पता लगा सके जो सारे मानव के इतिहास का संचालन करते हैं, और इसके लिए वो व्यक्तियों पर नहीं बल्कि समूची जनता पर ध्यान देता है। और जब वो आदिम समाज के युग के बाद बनने वाले जन समूहों पर नजर दौड़ाता है तो हर जनसमूह को कुछ ऐसे भागों में बटा पाता है जो समाज को विभिन्न दिशाओं में खींच रहे हैं, और ये कि वे ऐसा अपने व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि वर्गों के रूप में कर रहे हैं। ये वर्ग क्या है? साधारण शब्दों में कहा जाए तो वर्ग ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो अपनी जीविका एक ही ढंग से कमाते हों। सामंती समाज का उत्पादन कार्य अर्ध गुलाम किसान विशेषकर खेती के द्वारा करते थे और बादशाह तथा सामंत इन अर्ध गुलामों से वसूल किए जाने वाले किसी न किसी प्रकार के कर से, चाहे वो मेहनत के रूप में चाहे वस्तु के रूप में वसूल किया जाता हो, अपनी जीविका चलाते थे। अतः सामंतों का एक वर्ग था जिसके कुछ विशेष वर्ग हित थे। सामंत चाहते थे कि अर्ध गुलामों की मेहनत से अधिक ज्यादा फायदा उठाएं। सामंतों की सदा यही इच्छा रहती थी कि वे अपनी जमीन की सीमा को और उस पर काम करने वाले अर्ध गुलाम किसानों की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाएं। दूसरी ओर अर्ध गुलाम किसानों का एक वर्ग था जिनके अपने विशेष वर्ग हित थे।
वे चाहते थे कि कुछ पैदा करें, उसका अधिक से अधिक भाग मालिकों को सौंप देने की बजाय अपने लिए तथा अपने परिवारों के लिए बचा लें। वे खुद अपने लाभ के लिए मेहनत करने की आजादी चाहते थे। वे उस दुर्व्यवहार से छुटकारा पाना चाहते थे जो मालिकों द्वारा उनके साथ किया जाता था। ये सामंत ही उनके लिए कानून बनाते थे और सामंत ही उनकी शिकायतों के मुकदमे सुनते थे। अपने मालिक की जमीन जोतने वाले एक अर्ध गुलाम किसान की भावनाओं को एक अंग्रेज लेखक ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। हुजूर, मैं बहुत सख्त मेहनत करता हूँ, पाँव फटते ही उठ जाता हूँ, बैलों को हाँक कर खेत पर ले जाता हूँ और हल जोतता हूँ। पाला पड़ता हो या शीत, अपने मालिकों के डर से मैं कभी घर नहीं ठहर सकता। कुछ भी हो जाए, पर दिन भर में मुझे कम से कम 1 एकड़ जमीन जोतनी ही होती है। आइलीन पॉवर द्वारा मध्ययुगीन जनता में उद्धृत, पृष्ठ 22। अतएव प्रत्येक सामंतवादी देश में स्वामियों तथा अर्ध गुलाम किसानों के बीच एक अनवरत संघर्ष चलता था। कभी यह संघर्ष व्यक्तिगत रूप से चलता था, कभी अर्ध गुलाम किसानों का एक दल अपने एक स्वामी के खिलाफ उठ खड़ा होता था, और कभी यह संघर्ष अधिक विस्तृत रूप में भी सामने आता था, जब अर्ध गुलाम किसान अपनी हालत सुधारने के लिए एक भारी संख्या में मिलकर प्रयत्न करते थे। इसका एक उदाहरण इंग्लैंड में होने वाला 1389 का विद्रोह है, जिसका नेतृत्व जॉन बॉल और वेट टाइलर ने किया था। अर्ध गुलामों अथवा किसानों के इस प्रकार के अनेक विद्रोह जर्मनी, रूस और अन्य अनेक देशों में हुए हैं। छोटे मोटे पैमाने पर तो यह संघर्ष हर जगह ही चलता रहता था। स्वामी की जमीन पर तो अर्ध गुलामों को काम करना ही पड़ता था। इसके अलावा वस्तुओं के रूप में अनेक तरह के कर भी उन्हें भरने पड़ते थे। इनमें न सिर्फ उनके खेतों की उपज का एक अंश होता था, बल्कि अर्ध गुलामों तथा उनके परिवारों की बनाई हुई दस्तकारी की चीजें भी होती थी। उस समाज में कुछ विशेषता प्राप्त उत्पादक थे। उदाहरण के तौर पर वे जो हथियार और लड़ाई का साज सामान बनाते थे, और उसी समाज में कुछ व्यापारी भी थे जो अपने यहाँ के बचे हुए अतिरिक्त उत्पादन को खरीद लेते थे और दूसरे देशों या क्षेत्रों की पैदावार के बदले में उसे बेच देते थे। जैसे जैसे व्यापार में बढ़ती हुई, वैसे वैसे व्यापारियों को अधिक सामान की जरूरत होने लगी। अर्ध गुलाम किसानों की बनाई हुई वस्तुओं में से सामंतों का भाग निकल जाने के बाद जो बचता था, वो व्यापारियों के लिए कम पड़ने लगा। इसलिए उन्होंने बाजार में बेचने के वास्ते माल तैयार करने के लिए संगठित उत्पादन को विकसित करना शुरू किया, और इसके लिए उन अर्ध गुलामों से पूरे वक्त काम लेना शुरू किया जो या तो सामंतों की दास्तां से मुक्त किए जा चुके थे या किसी तरह उनसे जान बचाकर भाग आए थे। कुछ अर्ध गुलाम किसान भी दास्तां से मुक्ति पाने के बाद शहरों में आकर स्वतंत्र दस्तकारों के रूप में बस गए और कपड़े, धातु आदि का काम करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे विकास करते हुए कई 100 वर्षों के दौरान में सिर्फ स्थानीय खपत के लिए सामान तैयार करने वाले सामंतवादी उत्पादन के ढांचे के गर्भ में ही बाजार में बेचने के लिए सामान तैयार करने वाला उत्पादन का तरीका भी जड़ पकड़ गया। इस उत्पादन को अर्धगुलाम किसान नहीं, बल्कि स्वतंत्र दस्तकार और मजदूरी देकर उनसे मेहनत कराने वाले मालिक चलाते थे। ये स्वतंत्र दस्तकार भी धीरे धीरे मजदूरी देकर काम कराने वाले मालिक बन बैठे। ये रोजंदारी पर काम करने वाले नौसिखिए कारीगरों से काम लेने लगे। इस प्रकार 16वीं शताब्दी से ही एक नया वर्ग जन्म लेने लगा था, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, और उसके साथ साथ उसकी छाया भी थी, यानी औद्योगिक मजदूर वर्ग। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य